वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कनिष्क और गौतमीपुत्र सतकर्णी के मृत्यु के बाद कुषाण और सातवाहन साम्राज्य बिखर गया था। बहुत सारे राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर विद्रोह कर लिया। तभी श्रीगुप्त नामक एक राजा ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। गुप्त साम्राज्य मगध से शुरू हुआ था। श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच गुप्त साम्राज्य के गद्दी पे विराजमान हुआ। घटोत्कच के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथमा गुप्त साम्राज्य के गद्दी पे विराजमान हुआ। चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य इलाहाबाद तक फैलाया और 15 वर्ष शासन किया। उसे महाराजाधिराज की उपाधि भी दी गई थी, जिसका अर्थ राजाओं का भी राजा। उसने लिच्छवी कबीले के कुमारदेवी राजकुमारी से विवाह कर पाटलिपुत्र दहेज में पाया था। चंद्रगुप्त के काल के सिक्कों में उसकी और कुमारदेवी के चित्र साथ साथ बनाए गए। चंद्रगुप्त प्रथमा के बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त 319 BC में गुप्त साम्राज्य के गद्दी पे विराजमान हुए। समुद्रगुप्त को भी उनके पिता की तरह महाराजाधिराज की उपाधि से नवाजा गया। इन्हीं के राजकवि हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का वर्णन किया था। इनके काल के सोने के सिक्कों पर इन्हीं के चित्र बनाए जाते थे। समुद्रगुप्त एक के बाद एक राज्य जीतते गए और कुछ ही वर्षों में इन्होंने पूरा आर्यावर्त गुप्त साम्राज्य के अधीन कर लिया। उसी के साथ साथ समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 राजाओं को और दक्षिण में 12 राजाओं को हराया। इसके बाद समुद्रगुप्त ने दक्कन में एक युद्ध अभियान कर दक्षिण तक पहुंच गए। दक्षिण भारत के पल्लव राजा ने आसपास के सभी राज्यों से संधि कर एक बहुत बड़ी सेना जुटाई, पर पल्लव राजा हार गए। उसके बाद उन्हें सराहना कर देने के बदले में रिहा कर दिया गया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण में सभी राजाओं को हराने के बाद भी उनके राज्यों पर कब्जा नहीं किया। इसका कारण ऐसा कि संचार सुविधाओं के ना होने पर राज्य पे राज करना मुश्किल हो जाता। समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद उनके बेटे रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के गद्दी पे विराजमान हुए। रामगुप्त के गद्दी पे विराजमान होते ही साका साम्राज्य के रुद्रसिंह तृतीय ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर विद्रोह कर लिया। दूतों के भेजने के बावजूद भी रुद्रसिंह नहीं माना और उल्टा रामगुप्त पे ही चढ़ाई करने लगा। इसी कारण रामगुप्त को भी रुद्रसिंह पर चढ़ाई करनी पड़ी। एक बहुत बड़े भीषण युद्ध की संभावना थी, लेकिन रामगुप्त को रुद्रसिंह से छोटे छोटे छलावे आक्रमणों के सिवाय कुछ भी नसीब नहीं हुआ। उसके बाद रुद्रसिंह ने रामगुप्त की मगध से संचार सुविधाएं काट दी। धीरे धीरे रामगुप्त की सेना कम होने लगी और इसी कारण उसे संधि की पुकार लगानी पड़ी। रुद्रसिंह रामगुप्त को कभी भी ना भूलने वाला सबक सिखाना चाहता था। रामगुप्त की जान बख्शने के बदले रुद्रसिंह ने उससे सराहना कर और उसकी बीवी ध्रुवा देवी को मांगा, और आश्चर्य की बात यह थी कि रामगुप्त ये शर्त मान गया। शुरुआत में सभी सेना नायकों ने और राज प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया, लेकिन आखिर में सम्राट के आगे सबको झुकना पड़ा। विद्रोह की भावना अब फैल चुकी थी और इस विद्रोह को कुचलने में रामागुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय सक्षम रहे। चंद्रगुप्त खुद ध्रुवा देवी का वेश लेके रुद्रसिंह के महल में गए और मौका मिलते ही रुद्रसिंह की हत्या कर दी, और इशारा मिलते ही उसके सभी सेना नायकों ने रुद्रसिंह के महल पर हमला कर दिया। धीरे धीरे रामगुप्त को चंद्रगुप्त की बढ़ती ताकत खटकने लगी और इसी कारण 380 BC में चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की हत्या कर गुप्त साम्राज्य के गद्दी पे विराजमान हुए। इन्होंने वैवाहिक गठबंधनों से अपनी राज्य की शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त ने पश्चिमी सत्रप को भी साका साम्राज्य से छीन लिया। पश्चिमी सत्रप जीतने के कारण पश्चिमी समुद्री तट पर चंद्रगुप्त का सबसे अधिक प्रभाव रहता था, लेकिन चंद्रगुप्त की समुद्री सीमा दक्कन के शक्तिशाली वाकाटक साम्राज्य से जाके मिलती थी। इसी कारण समुद्री कारोबार में भी बहुत परेशानी हुआ करती थी। अब चंद्रगुप्त को वाकाटक साम्राज्य से संधि करनी जरूरी थी और इसी कारण उसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक साम्राज्य के राजकुमार से करवाया और पारंपरिक गठबंधन से उसके साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बना दिया। चीनी यात्री फाहियान ने भी भारतवर्ष की यात्रा
चंद्रगुप्त के राजकाल में ही की थी। इनके राजकाल में अलग अलग तरह के सोने के सिक्के बनाए गए। कुछ में देवी लक्ष्मी के चित्र थे तो कुछ में एक धनुर्धर के, और कुछ सिक्कों में देवी सरस्वती के चित्र बनाए गए थे। चंद्रगुप्त के राजकाल में गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बुलंदी पे पहुंच गई। चंद्रगुप्त के राज दरबार में 9 रत्न भी थे। ये सभी 9 रत्न अपनी अपनी कलाओं में श्रेष्ठ थे। पहला धन्वंतरी, दूसरा क्षपानका, तीसरा अमरसिम्हा, चौथा शंकु, पांचवा वेताल भट्ट, छठवां घट्टकरपरा, सातवां कालिदास, आठवां वराहमिहिर और नौवां वराहरुचि। 9 रत्नों में कालिदास का नाम सबसे पहले लिया जाता था। कालिदास को भारतीय शेक्सपियर की उपाधि से भी नवाजा गया था। इन्होंने अभिजनान शकुंतलम, मेघदूता, पंचतंत्र और महाभारत जैसे पुराणों का लेखन भी किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त गुप्त साम्राज्य के गद्दी पे विराजमान हुए। इन्हें पद्मद्वेता के नाम से भी नवाजा गया। इन्होंने ही उस वक्त का विश्व का सबसे बड़ा महाविद्यालय अर्थात नालंदा महाविद्यालय का निर्माण करवाया। कुमारगुप्त के राज के अंत तक केदारहूण घुड़सवार भारत के सीमाओं पे आ पहुंचे थे। कुमारगुप्त के बाद इनके बेटे स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य के गद्दी पे विराजमान हुए। स्कंदगुप्त को कर्मादित्य की उपाधि से नवाजा गया। इनके राजकाल के शुरुआत में ही इनका सामना पुष्यमित्र कबीले से हुआ। वकाटक साम्राज्य से समुद्री कारोबार में अनबन के कारण वकाटक साम्राज्य ने भी पुष्यमित्रों का साथ दिया। पुष्यमित्र कहाँ से आए थे कोई नहीं जानता। कहते हैं कि ये शुंग वंश, मित्र वंश और गुप्त वंश से पारंपरिक रिश्ता रखते थे और उनका भी गुप्त साम्राज्य के गद्दी पे विराजमान होने के लिए कोई अपना उम्मीदवार था। इसी कारण उन्होंने स्कंदगुप्त से युद्ध छिड़ दिया। एक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों का डटकर सामना किया, लेकिन स्कंदगुप्त की सेना पुष्यमित्रों से लगातार हार रही थी और सबको यही लगा था कि स्कंदगुप्त हार जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। स्कंदगुप्त युद्ध में विजयी रहे। स्कंदगुप्त की सेना इस हमले से संभली ही थी कि भारत के सीमा पर केदारहूण घुड़सवारों का प्रभाव बढ़ने लगा। ये घुड़सवार घोड़े पे बैठकर अचूक निशाना लगाने में माहिर थे और इनके इस नीति का कोई तोड़ नहीं था। स्कंदगुप्त का सेना बल भी बहुत कम हो चुका था। स्कंदगुप्त को किसी भी प्रकार अपनी पश्चिमी सीमा का रक्षण कर उसे बचाना था, लेकिन केदारहूण घुड़सवारों की संख्या बहुत अधिक थी। उनसे जूझना और जीतना बहुत मुश्किल था। स्कंदगुप्त ने अपने जीवन काल में केदारहूणों से कुल 455 लड़ाइयाँ लड़ी और जीती, लेकिन इतनी लड़ाइयाँ जीतने के बावजूद भी वे अपने पश्चिमी सीमा का रक्षण नहीं कर पाए और अपनी पश्चिमी सीमा को खो बैठे। इसके बाद स्कंदगुप्त बुरी तरह बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद केदारहूण और लालहूणों ने राजा तोरमान और उनके बेटे मेहरकुला के अंदर गुप्त वंश का सर्वनाश कर दिया। गुप्त वंश की सीमाएं लगातार कम होती जा रही थी। स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद उनके भाई पुरुगुप्त गुप्त साम्राज्य के गद्दी पे विराजमान हुए। पुरुगुप्त के बाद बुद्धगुप्त और फिर उनके बाद उनके भाई नरसिम्हगुप्त गुप्त साम्राज्य के गद्दी पे विराजमान हुए। नरसिम्हगुप्त के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के राजा बने। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद उनके बेटे विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य के आखिरी राजा बने। गुप्त वंश का राजकाल भारतवर्ष का सुवर्ण काल था। गुप्त वंश के राजकाल में ही आर्यभट्ट जैसे विद्वान का जन्म हुआ। पाई आर्यभट्ट की ही देन थी। इसके अलावा उन्होंने जीरो की भी खोज की। गुप्त वंश के राजकाल में ही वराहमिहिर जैसे विद्वान का जन्म हुआ। इसके बाद सादोनी के युद्ध में मेहरकुला को हराकर राजा यशोधर्मन ने हूणों को हमेशा के लिए भारत से बाहर निकाल दिया।